हेलो एवरीवन। सो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो शुरू करने जा रही हूँ मैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 14। अब तक मैंने सिर्फ आर्टिकल 13 तक वीडियोस अपलोड करी थी, पर अब मैं रेगुलरली आगे के सारे आर्टिकल्स की वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरा आज का आर्टिकल है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। इस आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं बेसिकली बताना चाहूँगी कि जो हमारा वर्ड इक्वालिटी है वो क्या होता है। मतलब इक्वालिटी वर्ड का मतलब होता है जब हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, हम किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं राइट इक्वालिटी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में ही बात करता है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, हम कैसे कैसे एक सोसाइटी के अंदर जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन्हें कैसे एक इक्वालिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस लेक्चर में जो हमारा आर्टिकल 14 है इसमें हम कवर करेंगे रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कुछ केस लॉज जो इस आर्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर मेरी वीडियो समझ में आए और थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर किसी को भी इन आर्टिकल्स के नोट्स की PDF वगैरह या कुछ भी चाहिए तो मैसेज कर दें। अब हम हमारा आर्टिकल 14 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि लॉ की नज़रों में सब बराबर हैं, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है, लॉ किसी के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। इस आर्टिकल में ये चीज़ बोली जाती है कि ना, चाहे कोई किसी भी रैंक का हो, पोस्ट का हो, या वो कोई पुअर इंसान हो, रिच इंसान हो, कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो कोई भी गलत काम करता है तो लॉ उसको इक्वली ट्रीट करता है। जिनके साथ गलत होता है उनको जस्टिस भी प्रोवाइड कराता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अगर किसी की रैंक हाई है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो बच जाएगा, नहीं, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अब जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 ये स्टेट करता है कि ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट को ये बोलता है कि आप किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं करेंगे, सबको इक्वली तो इक्वल रखेंगे लॉ की नज़रों में। दूसरा, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये दो बातें बोली गई हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 हमारी ये दो मेन बातें दी गई जो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें इसमें बताना है कि आर्टिकल 14 ये बोलता है कि हर सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ भी किसी भी तरीका का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक सोसाइटी के अंदर हर सिटीजन्स को हर चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अगर कोई बहुत अच्छे से हर रूल रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे उसे मतलब प्राइजेस वगैरह भी देने चाहिए। मतलब बट अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है एक सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब हमारा आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो एवी डाइसी ने बताया था। एवी डाइसी जो हैं वो एक बहुत ही इंग्लैंड के जूरिस्ट हैं, वेल नोन जूरिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बहुत फेमस बुक लिखी थी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने यही सेम इनकी बुक में जो रूल ऑफ लॉ था वो हमने हमारे आर्टिकल 14 में दिया है। इन्होंने अपनी बुक में ये बोला था रूल ऑफ लॉ के बारे में कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ पे हर इंसान को इक्वल ट्रीट किया जाता है लॉ की नज़रों में, और लॉ के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। मतलब कि इसमें इस आर्टिकल में सबसे पहली बात ये बोली गई थी सुप्रीमेंसी ऑफ लॉ, कि लॉ सुप्रीम है, लॉ की नज़रों में सब बराबर है, लॉ से बड़ा कोई नहीं, चाहे कोई गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, सबको इक्वली ही रखा जाएगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो से भी लॉ ही बनाता है, तो गवर्नमेंट और जो सिटीजन्स हैं वो लॉ से अबव नहीं है, लॉ सुप्रीम है। और इसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ करता है तो वहाँ पे उसे पनिशमेंट दी जाएगी। फिर हमारा दूसरा जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जैसे कि मैंने बताया कि लॉ की नज़रों में सब बराबर है, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है। वो ये देख के जस्टिस नहीं प्रोवाइड करता कि किसकी क्या रैंक है या नहीं है। फिर इसके बाद रूल ऑफ लॉ एक में बोला जाता है कोई भी ऐसा एक्ट जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है। लीगली जस्टिफाइड का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी परमिशन लॉ नहीं देता, तो वहाँ पे जो लॉ है वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा और पनिश करेगा। मतलब जितने भी लोगों ने कोई ऐसा एक्ट किया होगा जो लीगली
वो लीगली जस्टिफाइड नहीं है, तो वहाँ पे लॉ की ड्यूटी बनती है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और सबको पनिशमेंट देंगे जो भी उन्होंने एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। अब जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसमें ये चीज़ बोली जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम नहीं होती। यहाँ पे सुप्रीम होता है तो सिर्फ लॉ सुप्रीम होता है, लॉ से अबव कुछ भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो पीपल हो जिनको वो गवर्न कर रही है, दोनों के दोनों सुप्रीम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो लॉ है वो सुप्रीम है। अब हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं रूल ऑफ लॉ का। सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि लॉ जो होता है वो हमारा सुप्रीम होता है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं होता। सेकंड प्रिंसिपल हमारा ये है कि जो भी चीज़ें की जाएंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग की जाएंगी, लॉ से ऊपर होकर नहीं की जाएंगी। थर्ड, अगर किसी भी पर्सन ने ब्रीच ऑफ लॉ किया है या किसी ब्रीच ऑफ लॉ की वजह से उस पर्सन को सफ़र हो रहा है तो वहाँ पे लॉ की ड्यूटी बनती है कि वो उसको इक्वली जस्टिस प्रोवाइड करवाए, जिन्होंने ब्रीच ऑफ लॉ किया है उन्हें पनिशमेंट दें। रूल ऑफ लॉ में आर्बिट्रेरीनेस की कोई जगह नहीं है। अगर आर्बिट्रेरीनेस है कहीं भी तो फिर वहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिफ्थ प्रिंसिपल हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। सिक्स्थ में बोला गया कि रूल ऑफ लॉ के अंदर जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होते हैं। सेवेंथ प्रिंसिपल हमारा बात करता है फेयर एंड प्रोसीजर, हर चीज़ फेयर होती है और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंडक्ट की जाती है। एट्थ कि जो हमारी जुडिशरी है जिसका काम जस्टिस प्रोवाइड कराना है वो हमारी इंडिपेंडेंट होती है और इम्पार्शियल, वो किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है, जस्टिस देते टाइम। फिर इसमें जो हमारा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, अब रूल ऑफ लॉ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ देखने को मिला हुआ है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कहाँ कहाँ पढ़ा होगा रूल ऑफ लॉ। एक तो हमारे प्रियम्बल के अंदर और दूसरा आर्टिकल 14 के अंदर। और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्ड इक्वालिटी है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो वो हमारा प्रियम्बल और आर्टिकल 14 के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी हम जो है वो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं। आर्टिकल 14 में मेनली दो चीज़ों पे फोकस किया गया। पहला तो ये है कि जितनी भी अनइक्वल ट्रीटमेंट है, मतलब जितने भी ऐसे लॉज हैं जो इक्वली मतलब लोगों को जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करते, उन लॉज को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब जितने भी नेगेटिव अप्रोच हैं उन्हें हमें ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को ऐसे लॉज डिमांड करने चाहिए जो उनको इक्वल प्रोटेक्शन दे, इक्वल ट्रीटमेंट दे। मतलब लॉज उनके बेनिफिट के लिए होने चाहिए, ऐसे लॉज नहीं होने चाहिए जो जिनकी वजह से जो सिटीजन्स वगैरह हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। फिर हमारा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 जो हमारा बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। इसे हमने इंग्लिश लॉ से लिया है। दूसरा, इसमें मेन बात यही की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये चीज़ बोली जाती है कि यहाँ पे किसी भी स्पेशल कम्युनिटी को या पीपल्स को प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वालिटी और लॉ के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होता है और जो रूल ऑफ लॉ है, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे लॉ किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी पीपल को एक कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देते, यहाँ पे वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। फिर अब इसमें हमारा केस आता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इसमें इस केस में ये क्वेश्चन अराइज आता है कि जो हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी है क्या वो एब्सोल्यूट है या नहीं है। तो जो यहाँ पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल थे, इन ये थोड़े आर्बिट्रेरी अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरी यूज़ कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके ये कोर्ट में बात की तो कोर्ट में ये हेल्ड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट ऑफ इक्वालिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि जो भी एक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इशू किया है वो हमारे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, वायलेटिव है। फिर अब हमारा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, अब हमारा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 का क्लॉज 2। आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमने
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। और जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि सबको इक्वली प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि किसी को भी साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, प्रोटेक्शंस दी जाएंगी। अगर जिनके साथ भी गलत हो रहा है उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये लॉ की ड्यूटी होती है। इसमें हमारा केस आता है स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे क्या हुआ था, एडमिशन्स को लेके क्वेश्चन उठा था कि जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं उनको छूट दी जा रही थी किसी तरीके से, मतलब कि तो जो हमारा केस था मतलब स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो क्रिश्चियंस बच्चे थे उनको एडमिशन प्रोसेस में कुछ कंपनसेशन दिया जाता, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को। तो इस इशू को रेज किया गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप एडमिशन के टाइम पे कैंडिडेट्स के बीच में अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वो डिफ्रेंशिएशन रिलीजन वगैरह को लेके है तो वो जो है वो वॉयलेटिव है। इन्होंने ये बोला था कि अगर आप रिजर्वेशंस या थोड़ा मतलब थोड़ी छूट देना चाहते हैं या किसी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो आप माइनॉरिटी सेक्शंस को तो दे सकते हैं, पर आप अगर इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेसेस में रिलीजन्स वगैरह को लेके तो वो चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो हमारे आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव है। फिर इसमें हमारा आता है केस ऑफ बॉम्बे वर्सेस स्टेट ऑफ बलसारा वाला, 1951 का केस है। इस केस में 2 कंडीशंस अराइज हुई थी, इंटेलिजिबल डिफरेंस एंड रैशनल नेक्सस। इसमें जो हमारा एक और केस है ईपीरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में ये था कि इस केस में एक नई डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इस केस में जो नई डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस कराई गई थी वो बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट थी। इस केस में ये चीज़ बोला गया था कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती ऐसे ऐसे हमारे लॉज वगैरह भी चेंज होते रहते हैं। तो नई डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि इक्वालिटी का मतलब सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ के साथ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो जो नई डॉक्ट्राइन थी वो बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट की थी। और जो जैसे कि हमने भी पीछे 2 केस पढ़े हैं, ये केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन केसेस पे ध्यान देना है। फिर हमारा अगला इसमें केस आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला। जैसे कि हमने मेनका गांधी का बहुत पढ़ा होगा, आगे भी हम बहुत पढ़ेंगे। मेनका गांधी केस में यही होता है कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट होता है वो उनसे ले लिया जाता है और उनको रीज़न भी नहीं बताया जाता कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। तो वो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं। तो कोर्ट यही चीज़ बोलता है कि आप जो स्टेट होता है वो आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकता, मतलब ऐसे लॉज नहीं बना सकता जो आर्बिट्रेरीनेस के होता है। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ या वॉयलेटिव लॉ बना रहे हो तो वहाँ पे आपके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये चीज़ बोला जाता है। जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस होती है वहाँ पे आप इक्वालिटी प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। हमारे आर्टिकल 14 का मेन मकसद थी या मेन पर्पस ही ये था कि इक्वालिटी के साथ फेयरनेस भी दी जाएगी। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई भी लॉ या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो समझ आई होगी सबको। सो थैंक यू।